बुक सार हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। जब सफलता ही विनाश बन जाए। 1980 के दशक की शुरुआत में फोटोग्राफी की दुनिया में एक नाम सबसे ऊपर था, कोडैक। एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया को खुशियों को कैद करना सिखाया। जब भी किसी शादी, जन्मदिन या यात्रा की बात होती तो लोग कहते थे, कोडैक मोमेंट है। कोडैक ने पहला डिजिटल कैमरा खुद बनाया था, जी हाँ, 1975 में। लेकिन उन्होंने उसे दुनिया के सामने लाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि डिजिटल कैमरा उनके फिल्म रोल बिजनेस को खत्म कर देगा, जिस पर उनकी पूरी कमाई निर्भर थी। नतीजा, 2012 में कोडैक ने दिवालिया, बैंकरप्सी घोषित कर दिया। वो कंपनी जिसने फोटोग्राफी को आम लोगों तक पहुंचाया था, वही आज इतिहास बन चुकी है। इसी तरह की कहानी है ब्लॉकबस्टर की, जिसने नेटफ्लिक्स को नज़रअंदाज किया, या नोकिया की, जिसने स्मार्टफोन को हल्के में लिया। सवाल ये है, जो कंपनियां सबसे आगे थीं, सबसे सफल थीं, वो ही अचानक खत्म कैसे हो गईं? इस सवाल का जवाब छिपा है एक गहरे सिद्धांत में, द इनोवेटर्स डायलेमा में, जिसे दुनिया को दिया क्लेटन एम क्रिस्टनसन ने। परिचय। द इनोवेटर्स डायलेमा क्या है? क्लेटन क्रिस्टनसन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर और एक मैनेजमेंट थिंकर थे। उनकी किताब द इनोवेटर्स डायलेमा पहली बार 1997 में प्रकाशित हुई और तब से यह बिजनेस स्ट्रैटेजी की बाइबल मानी जाती है। इस किताब में उन्होंने एक बिल्कुल नया विचार सामने रखा कि कैसे नई तकनीकें, डिसरप्टिव इनोवेशंस, धीरे धीरे पुराने सफल मॉडलों को खत्म कर देती हैं, और क्यों बड़ी कंपनियां, जो कि सबसे अनुभवी होती हैं, इस बदलाव को नहीं समझ पाती और अंततः डूब जाती हैं। डिसरप्शन एक ऐसा शब्द है जो आज टेक इंडस्ट्री में फैशन बन चुका है, लेकिन इसका असली मतलब समझना बेहद जरूरी है। सस्टेनिंग वर्सेस डिसरप्टिव इनोवेशन। क्रिस्टनसन कहते हैं कि सभी नवाचार दो प्रकार के होते हैं। पहला, सस्टेनिंग इनोवेशन, यानी ऐसा इनोवेशन जो पहले से मौजूद प्रोडक्ट को बेहतर बनाता है। उदाहरण, आईफोन का नया मॉडल, कारों में नए फीचर्स, कैमरे की क्लैरिटी बढ़ाना। दूसरा, डिसरप्टिव इनोवेशन, यानी ऐसा इनोवेशन जो शुरुआत में बहुत साधारण, कमजोर और सस्ता लगता है, लेकिन धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री को हिला देता है। उदाहरण, नेटफ्लिक्स, जो पहले पोस्ट से डीवीडी भेजता था। उबर, जो शुरुआत में टैक्सी वालों को हल्का लगा। या एयरबीएनबी, जो होटल इंडस्ट्री के लिए कोई खतरा नहीं था पहले। डिसरप्टिव इनोवेशन की खासियत ये है कि ये मुख्यधारा के ग्राहकों को नहीं, बल्कि लो एंड या नए बाजार को टारगेट करता है। और यहीं पर कंपनियां फंस जाती हैं, क्योंकि वो अपने प्रॉफिटेबल, भरोसेमंद कस्टमर्स को छोड़कर उस नए, सस्ते और अस्थिर इनोवेशन की तरफ ध्यान नहीं देना चाहती। द डायलेमा, असली उलझन। क्रिस्टनसन ने इसे द इनोवेटर्स डिलेमा कहा, यानी वो दुविधा जिसमें बड़ी कंपनियां फंस जाती हैं। अगर हम नई तकनीक को अपनाते हैं तो हमें मौजूदा मुनाफे का नुकसान होगा, लेकिन अगर हम नहीं अपनाते तो भविष्य में हम खत्म हो जाएंगे। इस दुविधा में अक्सर कंपनियां स्टेटस क्वो को बनाए रखना चुनती हैं, और यहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। क्यों नहीं समझ पाते बड़े खिलाड़ी? क्रिस्टनसन ने इसे समझाने के लिए कई उद्योगों का गहन अध्ययन किया, जैसे डिस्क ड्राइव मैन्युफैक्चरर्स, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर्स, स्टील मिल्स, रिटेल चेन्स। इन सब उदाहरणों में उन्होंने पाया कि जब भी कोई नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आई, बड़ी कंपनियां पहले उसे नज़रअंदाज करती हैं, क्योंकि वो उनके मुख्य ग्राहकों की ज़रूरतों को नहीं पूरा करती। पर धीरे धीरे वो तकनीक परिपक्व होती जाती है और अंततः उन ग्राहकों की ज़रूरतों को भी बेहतर ढंग से पूरा करने लगती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डिसरप्शन की ताकत। नज़रअंदाज करना आसान, झेलना नामुमकिन। डिसरप्टिव इनोवेशंस धीरे धीरे बढ़ती हैं। वो शुरुआत में नुकसान करती हैं, उनकी क्वालिटी कम होती है, मार्जिन्स छोटे होते हैं, इसलिए बड़ी कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए उन्हें नज़रअंदाज करती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये इनोवेशन सुधार लेती है, ये उस बाजार पर कब्जा कर लेती है जिस पर कभी बड़ी कंपनियां राज करती थीं। कोडैक, ब्लॉकबस्टर, नोकिया,
सबके साथ यही हुआ। डिसरप्टिव इनोवेशन का विज्ञान और मूल सिद्धांत। डिसरप्टिव इनोवेशन क्या है? एक गहराई से समझ। क्रिस्टनसन बताते हैं कि कोई भी डिसरप्टिव इनोवेशन शुरू में इतना साधारण और कमज़ोर होता है कि बड़े खिलाड़ी उसे हंसी में उड़ा देते हैं। ये इनोवेशन अक्सर दो क्षेत्रों में शुरू होता है। एक, लो एंड मार्केट, जहां ग्राहक कम दाम, कम परफॉर्मेंस लेकिन सरल समाधान की तलाश में होते हैं। दो, न्यू मार्केट, जहां पहले कोई समाधान उपलब्ध नहीं था, जैसे कि पीसीज शुरू में सिर्फ हॉबियिस्ट्स और नर्ड्स के लिए थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर को रिप्लेस कर दिया। डिसरप्शन के चरण। डिसरप्शन एक रात में नहीं होता, यह 4 चरणों में विकसित होता है। 1, एंट्री, नया उत्पाद बाजार में आता है, कम कीमत, कम परफॉर्मेंस, सीमित ग्राहक। 2, इम्प्रूवमेंट, इनोवेटर धीरे धीरे अपने उत्पाद को बेहतर करता है, टेक्नोलॉजी में सुधार होता है। 3, मार्केट कैप्चर, नया उत्पाद मुख्यधारा के ग्राहकों को लुभाने लगता है, पुरानी कंपनियां घबरा जाती हैं। 4, डोमिनेंस, अंततः डिसरप्टर ही बाजार पर राज करने लगता है, इनकम्बेंट्स पीछे छूट जाते हैं। एस कर्व थ्योरी। टेक्नोलॉजी का विकास कैसे होता है? क्रिस्टनसन ने टेक्नोलॉजी के विकास को एक एस कर्व के रूप में दर्शाया। शुरुआत में बदलाव धीरे धीरे होता है, परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार, फिर तेजी से ग्रोथ होती है, इनोवेशन बढ़ता है, अंत में ग्रोथ की रफ्तार कम हो जाती है। सैचुरेशन। बड़ी कंपनियां अक्सर अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी के एस कर्व के आखिरी छोर पर काम कर रही होती हैं, जब नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी अपनी एस कर्व की शुरुआत कर रही होती है, इसलिए वो उस नई लहर को पहचान नहीं पाती। रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी। ग्राहक ही दिशा तय करते हैं। क्रिस्टनसन का एक और बड़ा विचार था, कंपनियां वही बनाती हैं जिसके लिए उनके ग्राहक पैसे देते हैं। मतलब कोई भी मैनेजर तब तक नया प्रयोग नहीं करेगा जब तक ग्राहक उसे उसका भुगतान करने को तैयार न हो। अब अगर कोई नई टेक्नोलॉजी उन पुराने ग्राहकों को पसंद नहीं आती तो कंपनी उसे अपनाने से मना कर देगी, भले ही वह भविष्य हो। यही वो ब्लाइंड स्पॉट है जहां से डिसरप्शन शुरू होता है। वैल्यू नेटवर्क। कंपनियां कैसे बंध जाती हैं? हर कंपनी एक वैल्यू नेटवर्क में काम करती है, मतलब उसके ग्राहक, सप्लायर, नियम और मार्जिन का एक ढांचा। डिसरप्टिव इनोवेशन अक्सर इस वैल्यू नेटवर्क के बाहर से आती है। बड़ी कंपनियां उस नए नेटवर्क को अपनाने से डरती हैं क्योंकि मार्जिन्स कम होते हैं, कस्टमर्स अलग होते हैं, उनकी पहचान को खतरा होता है, इसलिए वे इनोवेशन को रिजेक्ट कर देती हैं जब तक कि बहुत देर न हो जाए। टेक्नोलॉजिकल वर्सेस बिजनेस मॉडल इनोवेशन। कुछ डिसरप्शन टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल से आती है। उदाहरण, नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को टेक्नोलॉजी से नहीं, बिजनेस मॉडल से हराया, बिना लेट फी, मंथली सब्सक्रिप्शन। ऊबर ने टैक्सी लाइसेंस सिस्टम को बिजनेस मॉडल के जरिए डिसरप्ट किया। क्रिस्टनसन बताते हैं कि कभी-कभी टेक्नोलॉजी पुरानी ही होती है, लेकिन उसे प्रस्तुत करने का तरीका डिसरप्ट करता है। जॉब्स टू बी डन थ्योरी। ग्राहक क्या करवाना चाहता है? क्रिस्टनसन का एक और शक्तिशाली विचार है, जॉब्स टू बी डन। वह कहते हैं कि ग्राहक कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वह एक काम को करवाने के लिए समाधान खरीदता है। उदाहरण के तौर पर, लोग मिल्क शेक नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें स्वाद पसंद है, बल्कि क्योंकि सुबह के सफर में उन्हें कुछ फिलिंग और पोर्टेबल चाहिए। डिसरप्टिव इनोवेटर्स यही समझते हैं, ग्राहक का असली मकसद क्या है, इनकम्बेंट्स का व्यवहार, क्यों वे बदलाव को नहीं अपना पाते। बड़ी कंपनियां अक्सर इस कारण फेल होती हैं। पहला, पिछले सफल मॉडलों से चिपकाव। दूसरा, मार्केट शेयर और प्रॉफिट मार्जिन्स की चिंता। तीसरा, कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स और रिस्क अवर्स कल्चर। चौथा, शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर वैल्यू पर जोर। क्रिस्टनसन कहते हैं कि बड़े ब्रांड्स बहुत सही तरीके से मैनेज किए जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कंपनी को क्या करना चाहिए? समाधान। डिसरप्शन से बचने के लिए क्रिस्टनसन ने कुछ रणनीतियां बताईं। पहला, सेपरेट टीम्स। नई डिसरप्टिव इनोवेशन के लिए एक अलग यूनिट बनाइए जो पुरानी कंपनी से स्वतंत्र हो। दूसरा, फेल अर्ली, फेल चीप,
एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ावा दीजिए, जल्दी असफल हों, सस्ते में सीखें। तीसरा, टारगेट नॉन कंज्यूमर्स। उन लोगों पर ध्यान दीजिए जो आज कुछ नहीं खरीदते, नए बाजार की तलाश करें। चौथा, एक्सेप्ट कैनिबलाइजेशन। अगर आपकी नई टेक्नोलॉजी पुरानी को खा जाती है तो उसे रोकिए मत। अगर आप खुद को डिसरप्ट नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। विचार का असर, क्यों ये किताब आज भी उतनी ही जरूरी है। द इनोवेटर्स डायलेमा का प्रभाव केवल बिजनेस स्कूलों तक सीमित नहीं रहा, यह अमेज़न, इंटेल, एप्पल जैसी कंपनियों की रणनीतियों का हिस्सा बन गया। जेफ बेजोस ने खुद कहा था कि यह किताब अमेज़न में रिक्वायर्ड रीडिंग है। सभी एग्जीक्यूटिव्स को इसे समझना अनिवार्य है। असली दुनिया की कहानियां, डिसरप्शन के असली उदाहरण। 1. डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री। एक छोटी सी तकनीक, बड़ी कंपनियों का पतन। क्लेटन क्रिस्टनसन ने अपनी रिसर्च में सबसे ज्यादा ध्यान डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री पर दिया, खासकर 1970 से 1990 के बीच। यह इंडस्ट्री तकनीक से इतनी तेजी से बदल रही थी कि कुछ साल में ही जो आगे था वो पीछे रह जाता। 1970 के दशक में कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली डिस्क ड्राइव्स का साइज था 14 इंच। इन्हें बड़ी कंपनियां बनाती थीं, जैसे IBM, सीगेट और कंट्रोल डेटा। फिर आई 8 इंच ड्राइव्स, छोटी, हल्की लेकिन स्टोरेज कम। बड़ी कंपनियों ने इसे नज़रअंदाज किया, कहा हमारे कस्टमर को हाई कैपेसिटी चाहिए, ये लो एंड टेक्नोलॉजी हमें क्यों चाहिए। लेकिन छोटे कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और नए सेगमेंट्स ने 8 इंच को अपनाया। धीरे धीरे ये नई ड्राइव्स बेहतर होती गईं, परफॉर्मेंस भी बढ़ा, रिलायबिलिटी भी, और फिर बड़ी कंपनियां ऑब्सोलीट हो गईं। पैटर्न क्या था? नई तकनीक शुरुआत में कमज़ोर थी, इनकम्बेंट्स ने इसे ठुकराया, न्यू एंट्रेंट्स ने इसे अपनाया। इम्प्रूवमेंट के बाद वही तकनीक लीडिंग बन गई। हर बार पुराने खिलाड़ी चूक गए। यही है डिसरप्शन का असली चेहरा। मैकेनिकल से हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स, ताकतवर मशीनें भी हारीं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी एक बड़ा बदलाव आया, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स की वजह से। पहले बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कामों में इस्तेमाल होती थीं केबल ऑपरेटेड मैकेनिकल शवल्स, भारी, ताकतवर और भरोसेमंद। फिर आया बदलाव, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स, जो दिखने में छोटे थे, कम लोड उठाते थे, लेकिन ऑपरेट करना आसान, सटीक नियंत्रण, कम मेंटेनेंस, नए कंस्ट्रक्शन साइट्स में ज़्यादा काम के। बड़ी कंपनियां जो पुराने मैकेनिकल सिस्टम्स पर चल रही थीं, उन्होंने हाइड्रोलिक्स को गंभीरता से नहीं लिया, पर छोटे निर्माता जैसे कि जापानीज कंपनियां हिताची, कोमात्सु, हाइड्रोलिक्स को लेकर आए। धीरे धीरे हाइड्रोलिक्स पावरफुल और स्केलेबल बन गए और मैकेनिकल जायंट्स बाजार से गायब हो गए। स्टील इंडस्ट्री, जब छोटी फर्नेस ने एम्पायर गिरा दिया। एक और उदाहरण है मिनी मिल्स वर्स इंटीग्रेटेड स्टील मिल्स। कहानी, अमेरिका में स्टील इंडस्ट्री पर 20वीं सदी में कुछ बड़ी कंपनियां राज करती थीं, जैसे US स्टील। ये बड़े बड़े प्लांट्स चलाते थे, बिलियंस का खर्च, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आई मिनी मिल्स, जिनका कॉस्ट स्ट्रक्चर कम था। शुरुआत में वो सिर्फ लो ग्रेड स्क्रैप स्टील बना पाती थीं, इसलिए बड़ी कंपनियां हंसती थीं, ये हमारे बराबर नहीं। लेकिन मिनी मिल्स धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव करती गईं, एंगल आयरन, रीबार से लेकर हाई ग्रेड शीट स्टील तक। आखिरकार वही मिनी मिल्स ने पूरी स्टील इंडस्ट्री की परिभाषा बदल दी। लेसन, छोटा, सस्ता और कमज़ोर अगर इवॉल्व करे तो वही डिसरप्टर बन जाता है। रिटेल डिसरप्शन, सीयर्स से लेकर अमेज़न तक। रिटेल में भी डिसरप्शन की लहर आई कई बार। सीयर्स, वॉलमार्ट, अमेज़न। सीयर्स 20वीं सदी की शुरुआत में सीयर्स कैटलॉग एक नई बात थी, ऑर्डर बाय मेल रेवोल्यूशन। वॉलमार्ट, फिर आया लो कॉस्ट रिटेलिंग का राजा वॉलमार्ट, जिसने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मास्टरी से मार्केट कब्जाया। अमेज़न, 1990 के दशक में जेफ बेजोस ने डिसरप्शन को डिजिटल बना दिया। ज़ीरो इन्वेंट्री, डायरेक्ट टू डोर। हर बार जो ऊपर था वह नीचे गिरा, क्योंकि हर डिसरप्टर नए बिजनेस मॉडल और ग्राहक व्यवहार को बेहतर समझ रहा था। नोकिया वर्सेस एप्पल, स्मार्टफोन का बवंडर। नोकिया 2000 के दशक की शुरुआत में मोबाइल का बादशाह था।
उसकी मार्केट में 40% से अधिक हिस्सेदारी थी। वो दिन याद हैं जब हर कोई कहता था, मेरा फ़ोन नोकिया का है, गिर भी जाए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर आया 2007, एप्पल का आईफोन। स्मार्टफोन एक कंप्यूटर इन योर पॉकेट बन गया। एप्स, टच स्क्रीन, इंटरनेट और सब कुछ नया। नोकिया ने सिम्बियन ओएस पर चिपके रहने की गलती की, इनोवेशन की जगह प्रोटेक्शन चुना। 2013 तक नोकिया का फोन डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को बेचना पड़ा। क्रिस्टनसन ने ठीक कहा था, बड़ी कंपनियां इसलिए नहीं गिरती क्योंकि वो गलत काम करती हैं, बल्कि इसलिए गिरती हैं क्योंकि वो बहुत सही ढंग से पुराना काम करती हैं। टेस्ला वर्सेस ट्रेडिशनल ऑटो इंडस्ट्री। टेस्ला एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मॉडर्न डिसरप्शन का। शुरुआती दिन, कम रेंज, कम स्पीड, ज्यादा दाम। जायंट्स लाइक जीएम, फोर्ड, टोयोटा बोले, लग्जरी टॉय है ये, मास मार्केट के लायक नहीं। लेकिन टेस्ला ने सॉफ्टवेयर को केंद्र बनाया, डायरेक्ट टू कस्टमर बेचने की स्ट्रैटेजी अपनाई, बैटरी और एआई में निवेश किया। धीरे धीरे मास मार्केट मॉडल 3 लाकर गेम बदल दिया। आज ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स पीछे पीछे चल रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, Amazon वेब सर्विसेज का उदय, IBM, HP, Oracle जैसे दिग्गज कभी खुद अपने डेटा सेंटर्स चलाते थे। उन्हें लगा कोई स्टार्टअप कभी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर आया AWS, Amazon वेब सर्विसेज, जो डेवलपर्स को पे एज यू गो सर्वर एक्सेस देने लगा। छोटे स्टार्टअप्स ने इसे अपनाया और यही AWS आज $1 बिलियन का बिजनेस बन चुका है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब ने बाद में एंट्री ली। AI, ओपन AI डिसरप्शन अभी भी जारी है। AI की दुनिया में भी डिसरप्शन हो रहा है। पहले AI रिसर्च सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटी और लैब्स में होती थी। फिर छोटे समूह जैसे ओपन AI, एंथ्रोपिक, कोहिर, आदि आए और जनरेटिव AI को मास तक पहुंचाया। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, SAP आज इन्हीं स्टार्टअप्स से टक्कर खा रहे हैं और कोलैबोरेशन की राह खोज रहे हैं। क्लेटन क्रिस्टनसन की बात आज भी उतनी ही सच है जितनी 1997 में थी। छोटे खिलाड़ी जिनका मजाक उड़ाया जाता है अक्सर भविष्य की दिशा तय करते हैं। बड़े खिलाड़ी अपनी परफेक्ट प्लानिंग और प्रॉफिट से इतने बंधे होते हैं कि बदलाव देखने से चूक जाते हैं। इनकम्बेंट कंपनीज की चुनौतियां और स्ट्रैटेजिक समाधान। क्यों फेल होती हैं बड़ी कंपनियां? जब भी कोई नया इनोवेशन आता है जो सस्ता, सीमित और नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, तब बड़ी कंपनियां अक्सर उसे पहचानने में चूक जाती हैं। क्रिस्टनसन के अनुसार इन कंपनियों की असफलता का कारण उनकी गलत रणनीति नहीं, बल्कि उनका बहुत ही सही मैनेजमेंट होता है। आइए जानते हैं वो मुख्य कारण। पहला, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पर अधिक फोकस। हर बड़ी कंपनी अपने मौजूदा ग्राहकों को खुश रखने में लगी रहती है। वो उन्हीं के सुझाव पर इनोवेशन करती है, बेहतर परफॉर्मेंस, ज़्यादा सुविधा, नया फीचर। लेकिन डिसरप्टिव इनोवेशन की शुरुआत हमेशा ऐसे ग्राहकों से होती है जो अभी कुछ नहीं खरीद रहे होते या फिर कम परफॉर्मेंस पर भी संतुष्ट रहते हैं। जब आप सिर्फ अपने वर्तमान ग्राहकों की सुनते हैं तो आप भविष्य के ग्राहकों की आवाज़ नहीं सुन पाते। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स की कैद। बड़ी कंपनियां ऐसी इनोवेशंस में निवेश करती हैं जो बड़ी मार्केट्स, उच्च मार्जिन और तेज रिटर्न देती हैं। डिसरप्टिव इनोवेशन अक्सर छोटी मार्केट में शुरू होती है, मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, अनसर्टेन होती है, इसलिए ट्रेडिशनल ROI मॉडल्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के हिसाब से ये इनोवेशंस बेकार लगती हैं। तीसरा, ब्यूरोक्रेसी और स्लो डिसीजन मेकिंग। इनकम्बेंट कंपनियों में लेयर्स होते हैं, अप्रूवल सिस्टम्स, इंटरनल पॉलिटिक्स और रिस्क एवर्जन। इसका नतीजा, बोल्ड डिसीजंस लेने में देरी, इनोवेशन आइडियाज़ प्रोसेस में दब जाते हैं, नए प्रयोगों को लीडरशिप से ग्रीन लाइट नहीं मिलती। छोटे स्टार्टअप्स के मुकाबले बड़े ब्रांड्स अक्सर अपनी ही सिस्टम से हार जाते हैं। चौथा, रिसोर्सेज और प्रोसेसेस की जकड़। हर कंपनी की सफलता उसकी कोर प्रोसेसेस और कैपेबिलिटीज से आती है, लेकिन यही कैपेबिलिटीज बाद में बाधा बन जाती हैं जब कोई नई टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल सामने आता है। जो स्किल्स आपको आज सफल बनाती हैं
वही स्किल्स आपको कल आउटडेटेड बना सकती हैं। 5वां, वैल्यू नेटवर्क ट्रैप। हर कंपनी एक खास कस्टमर बेस, सप्लायर्स, प्राइसिंग मॉडल और प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन में फंसी होती है। डिसरप्टिव इनोवेशन अक्सर कम दाम, नए ग्राहक, पूरी तरह अलग नेटवर्क लेकर आती है। इसलिए इनकम्बेंट्स को डर लगता है, अगर उन्होंने डिसरप्शन अपनाया तो उनका पुराना ढांचा टूट जाएगा। क्रिस्टेंसन के सुझाव, इससे कैसे बचा जाए? क्रिस्टेंसन सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो समाधान भी देते हैं। उनकी सलाहों में से सबसे असरदार उपाय ये हैं। 1. सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, यानी क्रिएट एन इंडिपेंडेंट यूनिट। डिसरप्टिव इनोवेशन को अडॉप्ट करने का सबसे कारगर तरीका है कि आप उसे मेन स्ट्रीम बिजनेस से अलग रखें। उसकी अलग टीम, अलग बजट और अलग मैट्रिक्स हों। वह छोटा हो, लीन हो और एक्सपेरिमेंट करने के लिए आज़ाद हो। इनोवेशन को करंट स्ट्रक्चर में फिट करने की बजाय नए स्ट्रक्चर में इनोवेशन को पनपने दीजिए। 2. टारगेट नॉन कंज्यूमर्स और लो एंड यूजर्स। इनकम्बेंट्स को चाहिए कि वे उस बाजार को पहचानें जो अभी अंडरसर्व्ड है, जहां ग्राहक कुछ भी नहीं खरीद रहे या घटिया प्रोडक्ट से काम चला रहे हैं। यही डिसरप्शन की जमीन है। उदाहरण, पहली बार डिजिटल कैमरा उन लोगों के लिए था जो ट्रेडिशनल फिल्म अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्रोमबुक उन छात्रों के लिए बना जो महंगे लैपटॉप्स नहीं खरीद सकते थे। 3. स्मॉल बेट्स। जल्दी कोशिश करो, जल्दी सीखो। डिसरप्टिव इनोवेशन को एक बार में बड़ा करने की कोशिश न करें। प्रोटोटाइप बनाओ, मार्केट टेस्ट करो, फेल जल्दी करो, सस्ता फेल करो, सीखो और इवॉल्व करो। यह लीन स्टार्टअप की जड़ें हैं और क्रिस्टेंसन ने इसे पहली बार मैनेजमेंट में स्थापित किया। 4. कैनिबलाइजेशन से डरो मत। बड़ी कंपनियां अक्सर अपने ही प्रोडक्ट को खत्म करने वाले इनोवेशन से डरती हैं, लेकिन सच ये है, अगर आप अपनी कंपनी को डिसरप्ट नहीं करेंगे तो कोई और जरूर करेगा। कोडैक ने खुद डिजिटल कैमरा बनाया था, पर इसलिए रोका क्योंकि उससे उनकी फिल्म बिजनेस को नुकसान होता। नतीजा, कोडैक खत्म हो गई। 5. मैट्रिक्स बदलो, सिर्फ ROI मत देखो। जब आप डिसरप्टिव इनोवेशन को असेस करते हैं तो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे NPV, IRR से मत तौलो। लुक एट लर्निंग, लुक एट अडॉप्शन कर्व, कस्टमर बिहेवियर। अर्ली ट्रैक्शन, एक आइडिया जो आज लॉस में लग रहा है, वही कल का बड़ा बिजनेस बन सकता है। 6. एजाइल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। डिसरप्टिव इनोवेशन का रास्ता सीधा नहीं होता, इसलिए एजाइल टीम्स, इटरेटिव प्रोसेसेस और कंटिन्यूअस लर्निंग बेहद ज़रूरी हैं। गूगल, अमेज़न, टेस्ला, ये कंपनियां डिसरप्शन में इसलिए सफल रहीं क्योंकि उन्होंने चेंज को प्रोसेस का हिस्सा बना लिया। आप इस सोच को कैसे अपनाएं? चाहे आप स्टार्टअप फाउंडर हों, स्मॉल बिजनेस ओनर हों या एक ऑर्गेनाइजेशन लीडर, ये सवाल खुद से पूछें। पहला, क्या मैं सिर्फ उन्हीं ग्राहकों की सुन रहा हूं जो आज मुझसे खरीद रहे हैं? दूसरा, क्या मैं फ्यूचर कंज्यूमर्स की ज़रूरतों को समझ पा रहा हूं? तीसरा, क्या मेरी टीम में कोई ऐसी यूनिट है जो बोल्डली नए रास्ते पर चल सके? चौथा, क्या मैं अपने ही बिजनेस मॉडल को चैलेंज करने के लिए तैयार हूं? आज की दुनिया में डिसरप्शन की भूमिका, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर हफ्ते, हर महीने कोई ना कोई नया इनोवेशन आकर पुरानी चीजों को पलट देता है। AI हर उद्योग में घुस चुका है। ChatGPT, मिडजर्नी, रनवे जैसी टेक्नोलॉजीज ने एजुकेशन, आर्ट, बिजनेस, जर्नलिज्म तक को बदल दिया। फिनटेक ने ट्रेडिशनल बैंक्स को चुनौती दी है। UPI, फोनपे, ज़ीरोधा, पेटीएम जैसी कंपनियां आज बैंक से ज़्यादा रेलेवेंट हो गई हैं। हेल्थ केयर में टेलीमेडिसिन और पर्सनलाइज्ड जेनेटिक्स ने पारंपरिक डॉक्टर क्लिनिक मॉडल को चुनौती दी है। एडटेक, ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हर जगह डिसरप्शन है। क्रिस्टेंसन की कही एक बात आज अक्षरशः सच हो रही है। Disruption doesn't care how big you are, it only cares how fast you're learning. Disruption का अर्थ सिर्फ तकनीक नहीं है, यह सोच है। Disruption का मतलब सिर्फ एक नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशन नहीं है। Disruption का असली मतलब है अलग तरीके से सोचना,
नई समस्याएं ढूंढना, ऐसे लोगों को टारगेट करना जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा। यह एक मानसिक क्रांति है। जब आप भीड़ से अलग सोचते हैं तो आप डिसरप्टर बनते हैं। जब आप जैसा सब करते हैं वैसा करो में यकीन रखते हैं तो आप अगला कोडैक या ब्लॉकबस्टर बन सकते हैं। क्या यह किताब सिर्फ कंपनियों के लिए है या हम सब के लिए? आप सोच रहे होंगे, मैं कोई कंपनी नहीं चला रहा तो इस किताब का मुझसे क्या लेना देना। लेकिन सच्चाई ये है, हर व्यक्ति, हर प्रोफेशनल, हर स्टूडेंट, हर टीचर एक वैल्यू नेटवर्क में काम करता है। हम भी वही करते हैं जो हमें इमीडिएट रिटर्न्स दे। हम भी नई चीज़ों को कमज़ोर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम भी कंफर्ट जोन में जीने लगते हैं और इनोवेशन से डरने लगते हैं। इसलिए द इनोवेटर्स डिलेमा सिर्फ कंपनियों की किताब नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो आने वाले समय में रेलेवेंट रहना चाहता है। एक छोटा उदाहरण, एक स्कूल टीचर की कहानी। एक स्कूल टीचर हैं जो 20 सालों से वही सिलेबस, वही तरीका, वही चॉक एंड टॉक मेथड चला रहे हैं। उन्हें डिजिटल टूल्स फालतू लगते हैं। यूट्यूब से पढ़ना उन्हें कॉपीइंग लगता है। वो अपनी कंफर्ट जोन में परफेक्ट हैं। अब एक नया टीचर आता है, वीडियो लेक्चर्स, एनिमेशन, कहूट क्विज और एआई टूल्स के साथ। छात्र उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। धीरे धीरे वो टीचर इरेलेवेंट हो जाता है और कहता है, आजकल के बच्चों को पढ़ना नहीं आता। हकीकत ये है, डिसरप्शन वहां भी हो चुका है। सेल्फ डिसरप्शन, खुद को हर दिन नया बनाना। क्रिस्टनसन ने सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, व्यक्तिगत विकास के लिए भी कुछ गहरे सिद्धांत बताए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो कल किया था? क्या मैं आज कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मैं अपने पुराने सक्सेस फॉर्मूला को ही बार बार दोहरा रहा हूं? अगर आप खुद को डिसरप्ट नहीं करेंगे तो दुनिया आपको ऑब्सोलीट बना देगी। द इनोवेटर्स डायलेमा की 5 बिगेस्ट लर्निंग्स। एक नज़र में एक। डिसरप्शन छोटी शुरुआत से होती है। कोई भी नया इनोवेशन शुरुआत में कमज़ोर लगता है, पर वही भविष्य होता है। 2. सक्सेसफुल कंपनीज भी गिर सकती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत सही तरीके से अपना पुराना काम करती हैं। 3. इनोवेशन को अडॉप्ट करने के लिए स्ट्रक्चर बदलना पड़ता है। नई यूनिट, नया बजट, नया तरीका पुरानी सोच से नहीं होगा। 4. कस्टमर इज ऑलवेज राइट, हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी आपको उन ग्राहकों की ज़रूरतें पहचाननी पड़ती हैं जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करते। 5. डिसरप्शन का मतलब है साहस, कंफर्ट जोन छोड़ने का साहस। क्या आप कोडक हैं या नेटफ्लिक्स बनने जा रहे हैं? क्या आप नोकिया हैं या एप्पल जैसा सोच रहे हैं? क्या आप सिर्फ वही सीख रहे हैं जो ज़रूरी है या वो भी जो भविष्य है? डिसरप्शन कोई डराने वाली चीज़ नहीं, ये एक मौका है खुद को नया बनाने का। फाइनल वर्ड्स में, जो कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। 1997 में क्लेटन क्रिस्टनसन ने जब ये किताब लिखी थी, शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह किताब बिजनेस थ्योरी की बाइबल बन जाएगी। आज भी हर सफल कंपनी, हर विजनरी एंटरप्रेन्योर, हर एम्बिशियस स्टूडेंट इस सिद्धांत को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है लेकिन डिसरप्शन का पैटर्न नहीं बदलता। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि आप भी खुद को डिसरप्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से अगला डिसरप्टर कौन होगा, आप या कोई और? आपका अगला कदम क्या है? अगली बार जब कोई नई चीज़ सामने आए तो उसे रिजेक्ट करने से पहले सीखने की कोशिश करें। अपने काम को इस नज़रिए से देखें, क्या मैं खुद को दोहरा रहा हूँ या कुछ नया बना रहा हूँ? द इनोवेटर्स डायलेमा को एक आईना मानिए जिसमें आप अपना भविष्य देख सकते हैं।